सो चलिए अब इस फॉर्मेट में देखते हैं। 4th नंबर का आपका क्वेश्चन है। 1 सेकेंड, इसको रिकॉर्डिंग को यहाँ रखते हैं और नीचे लेके आते हैं। ठीक है, इसको ब्लू में रखते हैं। तो 4th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि डिस्पाइट रिलेटिवली हाई पर कैपिटा इनकम, मतलब उच्च प्रति व्यक्ति आय के बाद भी उत्तराखंड में गरीबी और माइग्रेशन क्यों बना हुआ है, इस विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए। ठीक, इतना आपका क्वेश्चन है। चलिए ब्लैंक स्लाइड ये आपका मैंने आपको शेयर किया होगा शायद ना ग्रुप में, इसको देख लेना। ये डेटा आपको मेंस के लिए याद करके जाना है, सब तो नहीं, कुछ कुछ काम का। ठीक है, बाकी मैं इसको शेयर करूँगा इकोनॉमिक सर्वे में। ये विभागीय प्रयास तीलू रोतेला। ठीक है, चलिए। तो वो क्या बोल रहा है कि उत्तराखंड में जो पर कैपिटा इनकम है वो तो बहुत हाई है ना, रिलेटिवली हाई है, लेकिन यहाँ पे एक पैराडॉक्स हमें देखने को मिलता है। तो हम इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शन हमें जो पर कैपिटा इनकम है एक बार उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम लगभग कितनी है, 2,74,000। ठीक है, इतनी तो है ना, 2.25 लाख करोड़ के 2.25 लाख रुपए सालाना है, एनुअल है लाख। और ये जो नेशनल एवरेज है उससे भी ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद भी उत्तराखंड में ग्रामीण गरीबी है ना, जो रूरल पॉवर्टी है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है, देन आपका पलायन भी एक समस्या बनी हुई है। ये एक पैराडॉक्स शो करता है, पैराडॉक्स, विरोधाभास यही होता है कि एक तरफ देखिए आपके पास पैसे हैं, दूसरी तरफ गरीबी है, यही है पैराडॉक्स। तो आप इसको चाहे पैराडॉक्स से स्टार्ट कर सकते हो कि उत्तराखंड में पैराडॉक्स या विरोधाभास इस स्थिति में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड की एक तरफ जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 2,74,000 रुपये है, वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है, माइग्रेशन, ये इशू अभी भी बना हुआ है। अब हमें बताना है क्यों है। पहला पॉइंट लिखो। अब देखिए आपको मैं अगर ट्रिक क्या एक चीज़ बताऊं, रिच स्टेट है ना, राज्य तो रिच है ना एक तरीके से, लेकिन जो पहाड़ है वो पुअर हिल। इसको लिख लेना बस, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा कि देखिए रिचनेस है ही। ये आपका डायग्राम है। आप देखिए यहाँ पर प्लेन वाले एरिया में जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो, ठीक है, ये कोटद्वार वाली बेल्ट हो, यहाँ पे सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं। ठीक, लेकिन जो पहाड़ है ना, चमोली है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, कुछ ये वाला रीजन, यहाँ पे मीन्स उतना डेवलपमेंट नहीं है। तो पहला तो आप लिखोगे रीजनल इम्बैलेंस, लिख सकते हैं, क्षेत्रीय असमानता है, क्योंकि उदाहरण के लिए एक तरफ देहरादून, आपका हरिद्वार, ठीक है, उधम सिंह नगर, इनका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। दूसरी तरफ उदाहरण में आप लिख सकते हो कुछ ज़िले हैं जैसे यहाँ पे, ये उपेक्षित हैं और यही दिखाते हैं कि उत्तराखंड की डुअल इकोनॉमी है कि एक तरफ देखिए एक इकोनॉमी तो इनकी है जो बहुत गरीब है, दूसरी इनकी है जो बहुत रिच है। ठीक, तो ये एक प्रॉब्लम है। चलिए दूसरा पॉइंट हमें क्या लिखना है कि उत्तराखंड में कृषि है, एग्रीकल्चर है ना। अब एग्रीकल्चर है लेकिन वो सिर्फ 14% लैंड पे होती है और इस पे पॉपुलेशन कितनी डिपेंड है भाई, 50 के अराउंड 45 to 50% लोग इस पे डिपेंडेंट हैं। अब इतने लोग डिपेंडेंट हैं, इतना इसका शेयर है, इतनी लैंड है और इसका जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन 12-13% के आसपास है। अब तो 10 ही बचा है शायद। ठीक है, इधर होगा ना अपना मेंशन होगा, इधर 10% जीडीपी, कृषि की वृद्धि दर ही देखिए 2% ग्रोथ रेट आई है इस बार निकल के। तो कहाँ ग्रोथ है, लोग ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट हैं, तो उस वजह से पॉवर्टी है और ये ज़्यादातर लोग हिली रीजन में रहते हैं। तो एक ये फैक्टर है। तीसरा हम लिख सकते हैं इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने आपसे बोला है ना कि इकोनॉमी में आपको सीरीज से चलना है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। तो एग्रीकल्चर हमने देखा, इंडस्ट्री में क्या दिक्कत है, देखिए उद्योग, फिर से वही बात, उद्योग हैं लेकिन सब प्लेन वाले रीजन में हैं, यहाँ पे उद्योग है,
जो हिली रीजन है वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल बेस है, जो औद्योगिक आधार है वो थोड़ा वीक है, कमज़ोर है, उस वजह से प्रॉब्लम है। उदाहरण के लिए सिडकुल वगैरह कहाँ पे है? सितारगंज, हरिद्वार, है ना, यहीं पर तो है। तो आपको नहीं समझ में आया कि भाई प्रॉब्लम होगी, और इसके रिपरकशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो एग्री हुआ, इंडस्ट्री हुआ। तीसरा हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट, सर्विस पे। ये सर्विस सेक्टर देखिए जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ना, 50% के समथिंग कंट्रीब्यूट कर रहा है उत्तराखंड की जीडीपी में। लेकिन इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बहुत लिमिटेड है, और लिमिटेड ही रहेगा, इसमें ज़्यादा पॉपुलेशन आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो उत्तराखंड में सर्विस ओरिएंटेड ग्रोथ है ना, टूरिज़्म सेक्टर है, तो ज़्यादा रिलायंस है हमारा सर्विस सेक्टर पे, और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते नहीं है। इस वजह से लोग काम करने पहाड़ से नीचे आते हैं, है ना। ऐसे ही अगला हम लिख सकते हैं माइग्रेशन का, कि माइग्रेशन हो रहा है, इस डुअलिज़म की वजह से माइग्रेशन हो रहा है। 1000 से ज़्यादा गांव खाली हो चुके हैं, घोस्ट विलेज बन चुके हैं। किस वजह से बने? इसी वजह से बने। कुछ देहरादून आ जाते हैं, हरिद्वार चले जाएंगे, उधम सिंह नगर, बाकी दिल्ली चले जाएंगे कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम है। छठी भी लिख सकते हैं डिज़ास्टर। डिज़ास्टर भी तो एक इशू है ना। अब ऊपर पहाड़ पे यहाँ पे त्रासदी हुई, कोई सपोज़ धराली में ही हुई, वहाँ पे अब कम लोग बचे, तो वो वहाँ पे नहीं रहेंगे, बचेंगे वहाँ रहने से। उन्हें पता नहीं कि कभी भी डिज़ास्टर आ सकता है, तो वो नीचे आके अपना काम धंधा जो भी है स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर जहाँ पे एक पूरा गांव बसा हुआ था, एक तो वो उजड़ गया, देखिए पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बचे भी वो भी वहाँ पे नहीं रहना चाहते। तो डिज़ास्टर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइवलीहुड की इशू रहते हैं, लाइवलीहुड सिक्योरिटी एक ख़तरे में आ जाती है। इस वजह से भी माइग्रेशन होता है। तो ओवरऑल अब हमें क्या लिखना है कंक्लूज़न में? स्पष्ट तो हमने कर दिया इन पॉइंट से। अब कंक्लूज़न हमें लिखना है कि उत्तराखंड में जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो इंक्लूसिव नहीं है, बहुत स्क्यूड है। स्क्यूड डेवलपमेंट है, मीन्स कहीं कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये आपका मैप है, पहाड़ एकदम नेग्लेक्टेड है, तो हिल सेंट्रिक डेवलपमेंट या पहाड़ केंद्रित विकास। उसके साथ साथ दिक्कत क्या आ रही है, कहीं से मत बनाओ, यहीं से बना लो ना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन बहुत सीमित क्या मीन्स डिपेंडेंसी इस पे ज़्यादा है लोगों की, लेकिन काम उतना मिलता नहीं है, पैसे उतने हैं नहीं इसमें। तो हमें जो लाइवलीहुड है लोगों की, उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, लाइवलीहुड का डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। और जो एसेंशियल इंफ्रा है वो तैयार करके देना पड़ेगा, तब जाके उत्तराखंड में इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीव हो पाएगा, और ये पैराडॉक्स, विरोधाभास ख़त्म हो पाएगा, ठीक है। यहाँ से लिख लोगे आंसर आप। तो डिस्पाइट रिलेटिवली हाई पर कैपिटा इनकम, उत्तराखंड कंटिन्यूज टू फेस पॉवर्टी एंड माइग्रेशन, ठीक है। एक्सप्लेन कर लोगे इसको। तो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे लिख लो कितनी है, 2,74,000 इतनी है ना इकोनॉमिक सर्वे में इस बार, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे कोट कर देना। तो एक तो ये रहा आपको याद, ठीक है। बाकी जो याद कर सकते हैं सिंपल से पॉइंट, वो याद कर लो। नहीं कर पा रहे हो तो फिर चलिए मैं उसका भी आपको कुछ जुगाड़ बताता हूँ, है ना। मैंने आपसे इसके पहले बोला था कि पहाड़ रिच है, या स्टेट तो रिच है, रिच स्टेट बट पुअर हिल्स, जो पहाड़ हैं वो थोड़े से पुअर है। तो रिच स्टेट क्यों है? क्योंकि यहाँ की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, ठीक। सर्विस सेक्टर ग्रोथ है ना। लेकिन पुअर क्यों है? तो पुअर के लिए जो इंक्लूसिविटी समावेशन है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोल लीजिए आप, बंटवारा संसाधनों का, वो प्रॉपरली नहीं है। फिर हिल का हम बना लेते हैं कि जो पहाड़ है वो डुअल हिल, एक तरह से डुअल इकोनॉमी है, एक पहाड़ की अर्थव्यवस्था है, एक प्लेन की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। आई से हम लिख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है ना। और एल से लाइवलीहुड डाइवर्सिफाई नहीं है, जो जीवन यापन है वो डाइवर्सिफाई नहीं है।
और एस से हम लिख सकते हैं जो इनकम है वो लोगों की सीजनल रहती है, सीजनल। तो आप किसी भी तरीके से देखिए, कुछ को क्या है ये पसंद आता है कि सर ऐसे बता दीजिए तो उससे काम हो जाएगा, तो आप इस तरीके से याद कर लो। किसी को क्रोनोलॉजी में चीज़ें याद रखनी है, जैसे ये बताया कि भाई एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, माइग्रेशन, डिज़ास्टर, इसको याद ही कर लो यार। AIS है ना, RAIS, अपने हिसाब से यार याद कर लो इसको, इजी है तो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया अपना, ये है ना, एनालाइज द सेक्टोरल कॉम्पोजिशन ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी, हाउ फार डज इट रिफ्लेक्ट इंक्लूसिव ग्रोथ। सो वेलकम यू अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। उसमें रिकॉर्डिंग में इतनी दिक्कत है ना यार, पूरा रिकॉर्ड करके पूरा लेक्चर सारे क्वेश्चन रिकॉर्ड करके फिर उसमें पता चला वॉइस ही नहीं आ रही, आवाज़ ही नहीं है। अब आवाज़ नहीं है तो बिना आवाज़ के आप क्या ही समझोगे, है ना। फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, फिर से कम 6-7 घंटे इसको अब देने पड़ेंगे। काम एक तो टाइम वैसे ही कम है, ऊपर से ये भी बढ़ता रहता है ना। चलो यार अब क्या ही करें। क्या था क्वेश्चन, ये अब हो गया था ना, नहीं हुआ था ये। एक तो क्वेश्चन की आवाज़ है, इसमें तो है आवाज़, इसको देख लेना वहीं से, वीडियो में बीच में अटैच कर दी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, एनालाइज द सेक्टोरल कॉम्पोजिशन ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी, हाउ फार डज इट रिफ्लेक्ट द इंक्लूसिव ग्रोथ। बोल रहा है कि जो उत्तराखंड के इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर हैं उनका क्या कॉम्पोजिशन है, क्या वो जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको दर्शाते हैं। इतना सा सवाल है, इंट्रोडक्शन देना है आपने कि उत्तराखंड की इकोनॉमी है ना। अपने हिसाब से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिर क्यों टाइम वेस्ट करना। इकोनॉमी का सेक्टोरल कंपोजिशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में देखा जा सकता है ना। मीन्स द इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड कैन बी सीन थ्रू सेक्टोरल कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब यहाँ पे तो आपने लिख दिया, लेकिन एक जो कीवर्ड आपको देना है ना, जो पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, वो तो आपने लिख दिया कि आपको पता है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी। तीसरा आपको क्या करना है, दूसरा कि आपको यहाँ पे एक चीज ऐसी लिखनी है जिससे उसे पता चले कि आपको पूरी इकोनॉमी का एक जो सेंस है वो है। अब यहाँ पे लिखना हाउ एवर, हालांकि सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस है यूके की इकोनॉमी में, ठीक है। यार राइटिंग को अब छोड़ो इसको, है ना, ये आपके समझने के लिए बहुत है, उतना ही मुझे समझाना है। अब सेक्टोरल कंपोजिशन है तो सीधा सेक्टोरल में एक पाई चार्ट ड्रॉ करो, ये करना ही है। सिंपल इसमें यहाँ पे लिखते जाओ, ये 10% है, ये 40% है, मीन्स 50% सर्विस है, सेवा क्षेत्र, ये 10% कृषि है, कृषि का, और 40% आपका उद्योग है, उद्योग। अब ये पता है क्या, इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे लिख देना, इधर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 था ना आपका, जो लेटेस्ट वाला है उसी का डेटा है। असल में ये 9.95 समथिंग है, ये 39 पॉइंट समथिंग है, ये 50 पॉइंट समथिंग है। 50, 40, 10, ये पहले 12 था, कम हो गया, ये भी कम हुआ है, ये और ज़्यादा बढ़ा है। तो सर्विस सेक्टर जो ऑलरेडी इतना था वो और ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। और ग्रोथ भी देखो ना, एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ आई है निकल के। इकोनॉमिक सर्वे में इसमें अपलोड नहीं कर सकता, 400 पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन 2% है आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ, क्या ही करोगे उसमें। अब आपको लिखना है ना, क्योंकि ये थ्योरी का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पहला पॉइंट लिखना है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पे लिखना कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, बस ऐसे ही लिख देना, लाइन भी मत लिखना। कंट्रीब्यूशन 10% के समथिंग है। इसमें जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, कृषि है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है और फॉरेस्ट्री है, वानिकी है, ठीक। ऐसे ही इसमें एक तीसरा पॉइंट और लिखना कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, कि इसमें जो लैंड है वो बहुत फ्रेगमेंटेड है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर ज़्यादा हैं, लगभग 85% के आसपास हैं,
और जो प्रोडक्टिविटी है पर्टिकुलरली हिल रीजन की वो भी थोड़ी सी कम है। इतना लिखा। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसमें आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, इसको भी सेम फॉर्मेट में लिख दो। क्या? इसका कंट्रीब्यूशन 40% है। इसमें सेक्टर कौन से आते हैं याद है तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, विनिर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, ये लिखा। फिर इसमें जो प्रॉब्लम है वो लिखनी है कि जो प्लेन सेंट्रिक डेवलपमेंट है, कि यहाँ पे जो प्लेन रीजन है यहाँ पे सारे हैं भाई, सिडकुल सितारगंज में है, हरिद्वार में है, उधम सिंह नगर, ये सब सारा उद्योग इधर ही है। उद्योग के आपको उदाहरण लिखने हैं, तो सीमेंट, फार्मा, आपका जो फूड प्रोसेसिंग, ये वाले उद्योग हैं। और पर्टिकुलर जाना है तो आप एग्जांपल लिख देना, पेपर एंड, कौन सा, सेंचुरी पेपर एंड पल्प मिल, और आपका रानी बाग HMT, राइस मिल हैं, शुगर मिल हैं, ये सब आप एग्जांपल कोट कर सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये सब आपने लिखा। अगर लिखना है तो, टाइम है तो, आपके पास जगह है तो। फिर तीसरे पे आ जाना, टर्शरी सेक्टर। इसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 50% के समथिंग है। दूसरा लिख देना कि सर्विस ओरिएंटेड है, ठीक है, पर इससे जॉब लेस ग्रोथ क्रिएट होती है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें लिमिटेड है। अब ये तो आपने पहला पार्ट लिखा कि कितने सेक्टर हैं, दूसरा पार्ट भी तो उसने पूछा है, तो एक इस तरीके का बॉक्स बना के ना उसमें लिखो कि क्या ये इंक्लूसिव, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है आपका, देखिए ये, हाउ फार डज इट रिफ्लेक्ट द इंक्लूसिव ग्रोथ, कितना ये इंक्लूसिव ग्रोथ दिखाती है। तो आपने लिखा, उस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख दिया। पहला पॉइंट लिखो, क्या है कि क्षेत्रीय असमानता है, रीजनल इम्बैलेंस है, क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो डुअल इकोनॉमी है ना भाई, पहाड़ की अलग अर्थव्यवस्था हो गई है एक तरीके से, और प्लेन की अलग है। प्लेन में विकास, पैसा, सब कुछ है, ऊपर नहीं है, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखना है, तो 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये सेक्टोरल इम्बैलेंस है। सेक्टोरल जो अलग अलग सेक्टोरल हैं, इसमें सेक्ट है, उसी का इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस कैसे है आप ही मुझे बताइए। एग्रीकल्चर 10% शेयर करता है GDP में, 40-45% लोग उस पर डिपेंडेंट है। ऐसे ही कृषि, सर्विस सेक्टर 50% है, GDP में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसमें जॉब उतनी है नहीं, तो एक तरह से जॉबलेस ग्रोथ निकल के आती है, और उसी के बाद फिर माइग्रेशन जैसी समस्याएं रहती हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट हमें लिखना है, रीजनल इम्बैलेंस, सेक्टोरल इम्बैलेंस। अब इंक्लूसिविटी की बात पूछ रहा है ना, हाँ, तो माइग्रेशन हमने लिखा कि उत्तराखंड में माइग्रेशन है, उसकी वजह से घोस्ट विलेज बने हुए हैं, बन गए 1000 से ज़्यादा घोस्ट विलेज बन गए। तो उससे क्या हो रहा है, इंक्लूसिविटी थोड़ी ना शो हो रही है, इसका मतलब है कि इंक्लूसिव नहीं है, अभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है। और आप चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, की भाई डिजास्टर का इशू है ना, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम है। अब आपको लग रहा है कि यार इंक्लूसिव ग्रोथ पे तो एक अलग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये 4 पॉइंट से काम हो जाएगा? हाँ, इन्हीं से हो जाएगा। पहला रीजनल लिखा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, कभी अगर पूछ ले तो रीजनल इम्बैलेंस आपने लिखा, एक डायग्राम ड्रॉ कर देना है, तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेगा। इस तरीके से लिखना कि देखिए ये थोड़ा सा रिच है, रिच रीजन, और ये रिलेटिवली पुअर है, ड्यू टू पुअर है इकोनॉमिकली, ठीक, ये लिखा। दूसरा सेक्टोरल इम्बैलेंस है, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा बड़ा करना है कि एग्रीकल्चर का इतना कंट्रीब्यूशन है, ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही इंडस्ट्री यहाँ पे लिखो, फिर सर्विस लिखा, तो देखिए 1 पॉइंट और 3 पॉइंट ये बने, 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट माइग्रेशन आ जाएगा, और 1000 घोस्ट विलेज एग्जाम्पल यही लिखो सब में, और डिजास्टर की वल्नरेबिलिटी। आंसर आपका सेट है, इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक। माइग्रेशन, या फिर आप एक जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी लिख सकते हो, तो वो तो माइग्रेशन की वजह से ही है, या फिर बेरोजगारी की वजह से माइग्रेशन है, यह आपने लिखा। अब आपको अगर इसका सॉल्यूशन देना है तो सॉल्यूशन भी यहीं से देना है। कैसे देना है कि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है ना, तो पहले 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर,
इंडस्ट्री, सर्विस। तो हम पहले एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे। कैसे? हम हॉर्टिकल्चर को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। हम जो पहाड़ है, पहाड़ सेंट्रिक एग्रीकल्चर मॉडल, उसको अपनाएंगे। उसमें हम फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, है ना, उसको और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। फिर दूसरा, एनिमल हस्बेंड्री, और ज़्यादा उसको हमें लिंक करना पड़ेगा मार्केट से, ताकि लोगों को एक मार्केटिंग उसकी वैल्यू मिल पाए। दूसरी दिक्कत है सर इंडस्ट्री में कि भाई प्लेन में है, पहाड़ पे नहीं है, तो हम पहाड़ पे हिल सेंट्रिक इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। क्यों? आप समझो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी उद्योग लगाएंगे, बड़े उद्योग तो हैं ही आपके इधर, नीचे तो है ही प्लेन में, लेकिन पहाड़ पे क्या है, हमें, आप ऐसा समझो, गाँव में आपने चक्की देखी है, आटा पीसने वाली चक्की, बस उस लेवल के उद्योग लगाने हैं कि भाई एक गांव है, उसमें 4-5 इस तरीके की अगर कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, अगर जो भी ये सामान बन रहा है एग्रीकल्चर का, उसके जूस वगैरह निकालने का कुछ ऐसा है, उसको पैक करके बाहर आप बेच सकते हो। तो ऐसी फूड प्रोसेसिंग छोटी इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री। ऐसे ही आप अगर सपोज हॉर्टिकल्चर का है कुछ, तो उसको भी आप अच्छे से पैकेजिंग वगैरह करके उसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो दूर तक, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ पाए, है ना। और आप, ठीक है, इस तरीके का माइक्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें करना है, वो भी हिल सेंसिटिविटी के साथ। और टर्शरी सेक्टर, सर्विस, जो इतना शेयर करती है जीडीपी में, तो वो तो गलत है यार, उसको हटा देंगे, ऐसा नहीं करना है उसको और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएंगे कि होम स्टे पे और ज़्यादा हम ध्यान देंगे, ताकि जो लोग हैं वो अकोमोडेशन हो पाए, लोग जाएंगे पहाड़ पे, जाएंगे वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पैसे मिलेंगे कम से कम, है ना। दूसरा, इको टूरिज़्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म, और जो टूरिज़्म का डोमिनेंस है सर्विस सेक्टर में, उसको भी डाइवर्सिफाई करेंगे। अलग अलग रीजन, रूरल टूरिज़्म, ट्राइबल टूरिज़्म, उन बेल्टों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हम एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर पाए उत्तराखंड का। ऐसे भी लिख लो इसी पे, इतने से ही लिख लोगे, इसके अलग मुझे नहीं लगता कि आपको एक पॉइंट भी चाहिए। 600 वर्ड में लिखना है, 1000 में लिखना है, इन सबको लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन देते चलो, ठीक, लिख लोगे आंसर, दिक्कत नहीं है। चले अब आगे। तो ये वाला आपका हो गया क्वेश्चन। अब एक काम मैं आपको दे रहा हूँ, क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमिक प्रोफाइल। इसको एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। आप मुझे बताइए, लिख लोगे नहीं? रीजनल डिस्पैरिटी क्यों है, डिफाइनिंग फीचर है उत्तराखंड की इकोनॉमिक प्रोफाइल का। तो सिंपल, पहला रीजनल इम्बैलेंस क्यों है, क्योंकि डुअल इकोनॉमी है ना। यहाँ पे आपने लिखा पहला पॉइंट रीजनल इम्बैलेंस, आगे इधर, इधर नहीं, इधर लिखा है, ये है ना। अब क्यों था, क्योंकि डुअल इकोनॉमी। अब डुअल इकोनॉमी पहले लिख दो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है। चलिए, तो डुअल इकोनॉमी है, उसकी वजह से है। एक यहाँ पे मैप ड्रॉ करो। फिर आ जाओ एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है, लैंड फ्रेगमेंटेशन है, प्रोडक्टिविटी इतनी है नहीं, हिल सेंट्रिक वो नहीं है, ठीक। फिर इंडस्ट्री का लिखो, सर्विस सेक्टर लिखो, वो आपने लिखा, विद एग्जाम्पल लिख दोगे आप। इंडस्ट्री के भी एग्जाम्पल लिख लोगे, सिडकुल यहाँ है, वहाँ नहीं है, ऊपर नहीं है। सर्विस है, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ है, बेरोजगारी है, माइग्रेशन है, उसकी वजह से। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, धराली में अभी क्या हुआ है। धराली में इतने लोग वहाँ बेचारे मलबे में दब गए, 30 ही फिट था, लेकिन जो लोग बचे भी, तो क्या वहाँ पे रहेंगे वो? उनको भी अब डर रहेगा कि भाई यहाँ नहीं रहते हैं, या फिर यहाँ पे काम करना था, यहाँ नहीं करेंगे, हम प्लेन में जाके काम करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ करते हैं, फिर से कोई डिजास्टर आया, सब बहा के ले गया, तो हमारी तो पूंजी भी गई, मेहनत भी गई, और जान से भी जाएंगे, तो लोग आ जाएंगे नीचे। तो जो यहाँ पे नीचे पहले से ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, वो और ज़्यादा हो जाएंगी। तो उस वजह से एक तरह से जो डिज़ास्टर है वो रीजनल डिस्पैरिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है, माइग्रेशन बढ़ाता है, गोस्ट विलेज बनवाता है। तो ये आपने लिखे एग्जाम्पल के साथ, काम खत्म। इसको ट्राई करना, आप ही करना ट्राई, मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो पर्सनली आप मुझे भेज देना, उसको भी चलिए मैनेज कर लेंगे आपसे बात करके। वैसे होनी नहीं चाहिए ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्रीकल्चर इन उत्तराखंड फेल टू बिकम अ रेम्यूनरेटिव लाइवलीहुड डिस्पाइट स्टेट सपोर्ट। मतलब राज्य सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद भी जो कृषि है वो लाभकारी आजीविका नहीं बन पा रही है। ये बात सही भी है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले बनाया था, मीन्स 1 महीने पहले बनाए थे, लेकिन आप समझो इकोनॉमिक सर्वे तो अब आया है,
थोड़े मीन्स उससे पहले ही मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होने से पहले। इकोनॉमिक सर्वे में भी देखो ना, पिछले साल का आप पढ़ो तो 12% कॉन्ट्रीब्यूशन था जीडीपी में, अब 10% बचा है, ठीक। और ग्रोथ रेट कितनी है एग्रीकल्चर में? सिर्फ 2%, सिर्फ 2% ग्रोथ रेट है इस बार। तो कैसे रेम्यूनरेटिव हो जाएगा? ऊपर से 45% के आसपास किसान इसी पर डिपेंडेंट है, या लोग इस पर डिपेंडेंट है। तो रोजगार भी इसी से जनरेट होना चाहिए, लेकिन इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो ये एग्रीकल्चर का एक मिनिमम डेटा है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। कैसे ड्रॉ करोगे इसको? ऐसे कर देना ना कि पहले 12% था कंट्रीब्यूशन, घट के 10% बचा है, और उसके बाद भी जो ग्रोथ रेट है वो 2% एनुअल ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट है। इकोनॉमिक सर्वे लिख देना, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के आंकड़ों के द्वारा। अपने आप ही वैल्यू एडिशन हो गया इसमें, है ना। ये डेटा आपको इतना पता होना चाहिए, पता भी होगा एग्जाम में। नहीं पता है तो अब याद कर लो भाई, अभी कौन सा एग्जाम लिखा है आपने। अगर ये आपको अब पता चला है, जाके आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख दो। किसी को ये चीज़ अगर 6 महीने पहले भी पता थी, आपको नहीं थी, आपको अब पता चली, आप लिख के आओ, ड्रॉ करके आओ, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे, कम थोड़ी मिलेंगे। एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन जो पूछता है, 2 दिन पहले आप अगर लगभग उस 20 के आसपास कुछ रिवाइज करके गए, और वो 20 के आसपास ही वहाँ पूछ लिए, या 18 पूछे, 15 पूछे, तो आपका हो गया काम। भले ही कोई साल भर से तैयारी कर रहा है, 2 साल से, उसका अपने स्ट्रगल, अपनी तैयारी है, लेकिन आपने अगर सही टाइम पे जो एक क्या बोलते हैं उसको, पंच मार दिया, तो फिर हो जाएगा काम। एग्जामिनर सिर्फ कॉपी देखता है, और कॉपी में जो लिखा है वो पता ही नहीं चलता है कि आपने 1 महीने पहले या 10 दिन पहले या 5 दिन पहले रिवाइज करके लिखा है, या फिर बहुत अपने एक्सपीरियंस से बहुत बड़ी बड़ी बुक, कुरुक्षेत्र योजना मैगजीन वो पढ़ के लिखा है ना। तो ज़्यादा टेंशन भी मत लो। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, पेपर 5th 6th ये पूरा होने के बाद हो ही जाएगा आपका। 1 2 3 4 सब आपको एकदम रिवाइज करा दूंगा इस महीने। मैं पूरा आपके साथ हूँ, आराम से पूरा कर लेंगे। आप देखना, लिख के आना, और लिख के आने के बाद मुझे बताना। तो लाइवलीहुड की प्रॉब्लम है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हिल और लाइवलीहुड। अब आपको देखिए लिखना है, कैसे लिखोगे इसको? तो पहाड़ के जो फार्म है, हिल फार्म है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी एक तरह से कम है, या फिर जो लो प्रोडक्टिविटी है, ये प्रॉफिट है। यही तो पूछ रहा है कि जो पहाड़ मतलब जो कृषि है उसमें लाइवलीहुड या फिर आजीविका उतनी अच्छी नहीं है, मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट कम है पहाड़ की कृषि में। लिखना है इसको। अब लिखते हैं, चलिए इसी से लिख देंगे यार। क्या है पहला? क्या है? हिली टेरेन है ना, पहाड़ी टेरेन है। भौगोलिक स्थिति आप चाहे लिख सकते हो कि भौगोलिक स्थिति कैसी है, पहाड़ी है, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग ही पॉसिबल है। ये आपने मैप ड्रॉ किया कि भाई यहाँ पे पहाड़ है, पूरा 86% पहाड़ है, ये प्लेन है, तो यहाँ तो आप कृषि कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, जबकि यहाँ पे आप सिर्फ टेरेस कर सकते हो, टेरेस फार्मिंग कर सकते हो। तो जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है आप नहीं कर सकते हो, तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी ही नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी नहीं है तो पैसा नहीं है। दूसरा है आई मीन्स इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था उतनी नहीं है, वर्षा आधारित है, रेन फेड है। अब हम वर्षा पे डिपेंड करेंगे तो किसी महीने तेज हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, है ना। तो अगर कम हो गई तो वैसे कृषि खत्म, ज़्यादा हो गई तो वो वैसे बहा के ले जाएगी सब। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगला है एल से हिल, लाइवलीहुड। अच्छा, लाइवलीहुड लिख सकते हैं। लाइवलीहुड जो आजीविका है वो ही लगभग 45% लोग डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर खुद 10% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। मीन्स एग्रीकल्चर तो खुद अब बाकी सेक्टर पे डिपेंडेंट हो गई है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस वाले एल को चलिए छोड़ देते हैं। एफ से फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं, जो ज़मीन है जो काश्तकारी है, या फिर जो पर पर्सन जो ज़मीन होती है
प्रति व्यक्ति पर हेक्टेयर जो ज़मीन है वो कम है, कितनी है हमें नहीं पता। 85% फार्मर स्मॉल और मार्जिनल है, इतना पता है, इसको लिख देना। ठीक, फिर ए से क्या बनाएंगे हम, एक्सेसिबिलिटी का इशू है ना, कि अगर माल पैदा हो भी जाए तो बाजार तक पहुंच नहीं पाता, एक्सेसिबल है नहीं, क्योंकि पहाड़ पे आप कुछ उगा रहे हो, बेचना कहाँ है उसको, प्लेन में जाके, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग जाएगी, तो एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है। फिर आप मैकेनाइजेशन लिख सकते हो इसमें, कि मैकेनाइजेशन पहाड़ पे उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रैक्टर तो आप वहाँ चला नहीं सकते। ठीक, और आर से क्या लिखे, रोजगार, रोजगार सृजन इसमें इतना है नहीं, क्योंकि जो यूथ है वो तो भाई माइग्रेट करके नीचे चला गया है। पहाड़ पे अब ज़्यादातर लोग बुजुर्ग हैं, अब वो इसमें कितनी मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, तो अब ज़्यादा वो उसमें करेंगे नहीं, तो फिर जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो ही जाएगी नेचुरली, उसमें किसी से शिकायत नहीं करनी। ठीक, ऐसे ही एल से हम लिख सकते हैं कि लेबर का शॉर्टेज है, लेबर नहीं है, आपने समझा इससे, लेबर ही वहाँ पे कम है, यूथ क्योंकि माइग्रेट कर गया है, घोस्ट विलेज बन गए हैं, तो उस वजह से लेबर नहीं है, तो जो ओल्ड एज है वो कितना ही उसमें काम कर पाएंगे, कितनी ही प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। ठीक, और प्रॉफिट इतना नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो वॉल्यूम में तो ठीक है, लेकिन वैल्यू उसकी कम है। हम जो भी ज़्यादातर प्रोड्यूस करते हैं उसमें कुछ प्रोसेसिंग नहीं है, कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन नहीं है, तो सिंपली आप रॉ मटेरियल ही उसको भेज रहे हो, जिसकी वैल्यू आपको कम मिलती है। ठीक है, इतना आपने लिखा। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो पहला, एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए दो शब्द हैं यहाँ पे, एक होता है इंटेंसिफिकेशन, तीव्रता उसकी बढ़ाना है ना, इंटेंसिटी बढ़ाना। तो इंटेंसिफिकेशन की बहुत भयंकर करके उसमें आप लगाए जाओ, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, तो उससे क्या है, आप जो उत्तराखंड या फिर जो हिल इकोलॉजी है उसको आप एक तरीके से ख़त्म कर दोगे। तो हमें इंटेंसिफिकेशन नहीं करना है, हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है, कि अलग अलग फसलें लगाएंगे। कीवी लगाया, ठीक है, इसको सरकार प्रमोट कर रही है, हॉर्टिकल्चर, कीवी हम लगाएंगे, कीवी के साथ साथ जो अलग मेडिसिनल प्लांट है उस पे बल देंगे। ठीक, इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, उस पे ध्यान देंगे, तो हम अपने इनकम की सोर्स डाइवर्सिफाई करेंगे एग्रीकल्चर में, अगर हमें प्रोडक्टिविटी या फिर इसको एक तरह से सक्सेस बनानी है। दूसरा, अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी ना वहीं से निकाल लो कि यार ठीक है हिली टेरेन है उसका कुछ नहीं कर सकते, हम फ्रेगमेंटेशन, ये देखिए छोटे छोटे खेत हैं, अब आप बड़ा खेत तो कर नहीं सकते, ये छोटा खेत किसी का, ये किसी का, ये किसी का, तो इन सबको जोड़ के एक FPO बना दो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सपोज 10 लोग हैं, इन 10 के खेत ये हैं, ये पूरे एक हो जाएंगे, और फिर इनका प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये लैंड फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। FPOs हमें बनाने हैं। एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा, उसके लिए सरकार जो आपकी कर्णप्रयाग रेल परियोजना है वो चला रही है, कुछ वही है, बाकी रोड ट्रांसपोर्ट से ही होता है ज़्यादातर, तो आप इसको लिख सकते हैं। मैकेनाइजेशन की प्रॉब्लम है कि बड़े ट्रैक्टर नहीं चला सकते, तो कस्टमाइज मैकेनाइजेशन स्पेसिफिक टू हिल इकोलॉजी, मतलब जो पहाड़ है, पहाड़ पे भाई इतना बड़ा ट्रैक्टर नहीं चलेगा, छोटा सा चलेगा, तो वो बना के आप भेजो वहाँ पे। अब वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन नहीं चलेगी, तो ऐसी कस्टमाइज मशीन दो जिसको एक व्यक्ति जो भी है वो आराम से ऑपरेट कर पाए, है ना, छोटी छोटी रोटरी वगैरह दे दो, ताकि अगर उसको घास वास काटनी है तो उससे वो कर पाए। तो मैकेनाइजेशन वैसा कर दो। इरिगेशन, कृषि को क्लाइमेट रेजिलिएंट बना दो, ताकि अगर क्लाइमेट चेंज होती है उसकी वजह से इरिगेशन कम या ज़्यादा होती भी है, तो आपकी कृषि उतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, आपने ये लिखा, काम हो जाएगा। एक दो सरकार की योजनाएं की सरकार ने क्या किया, तो वही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, हॉर्टिकल्चर पे जोर दे रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, इस तरीके से। असल में पता है क्या होना क्या चाहिए प्रैक्टिकली, कि जो भी सामान बन रहा है तो
उसका एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसका एक प्रॉपर ब्रांड नेम होना चाहिए। जैसे हिमाद्री के नाम से अपना बिकता ही है उत्पाद, लेकिन एक एग्रो स्पेसिफिक होना चाहिए कि बस इसमें एग्रीकल्चर का होगा, और उसमें भी कैटेगरी कि टॉप क्वालिटी का ये वाला ब्रांड, उसके बाद सेकंड में ये है और थर्ड में ये है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ ऐसा ब्रांडिंग कर दोगे ना उसकी, यहाँ पे कीवी हो रही है, सेब हो रहा है हर्षिल का, या फिर कुछ और, उसकी ब्रांडिंग कर दो कि यहाँ पे हर्षिल का सेब है, इस ब्रांड नेम से बिकेगा। इसमें भी 3 कैटेगरी है, जो रिच ऑडियंस है उसके लिए अलग, जो दूसरी तीसरे उनके लिए, ठीक है। ऑडियंस मीन्स कस्टमर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एग्रीकल्चर हो गया। इवेलुएट द स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड मेडिसिनल प्लांट इन स्ट्रेंथनिंग हिल इकोनॉमी। सो इवेलुएट द स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड मेडिसिनल प्लांट इन स्ट्रेंथनिंग हिल इकोनॉमी। पहाड़ी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का स्कोप क्या है, हमें उसको देखना है। हॉर्टिकल्चर स्कोप, इंट्रोडक्शन, क्या लिखोगे आप इंट्रोडक्शन में? आप ऐसे ही लिख दो ना कि उत्तराखंड का जो ऑल्टीट्यूडनल डाइवर्सिटी है, ऑल्टीट्यूड आप जानते हो, पहाड़ इस तरीके से हाइट बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे आप सेब लगा रहे हो, इधर कीवी है, ठीक है, इस तरीके से ऑल्टीट्यूडनल डाइवर्सिटी प्लस क्लाइमेट, मेडिसिनल प्लांट और हॉर्टिकल्चर को सपोर्ट करती है ना। इतना लिखा आपने, ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें बताना स्कोप क्या है इसका। पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल है क्या इसमें, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है? तो सबसे पहले देखिए, ये जो क्रॉप्स है आपको बहुत लो वॉल्यूम में लगानी है। अभी इसके पहले मैंने बोला कि एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन नहीं करना है, ज़्यादा नहीं उसमें प्रोडक्टिविटी के चक्कर में पड़ना है, तो आपको यहाँ पे कम लगाना पड़ रहा है, लो वॉल्यूम है, प्लस वैल्यू जो है वो बहुत हाई है, हाई वैल्यू है ना। सेब का क्या रेट होता है जनरली, आप बताइए। आप अगर ऊपर गेहूं उगा रहे हो, गेहूं क्या रेट है, 22 रुपये 23 रुपये पर केजी, और आप अभी एप्पल का देख लो 80 के समथिंग होगा, ठीक। तो स्पेस तो इवन वो गेहूं ज़्यादा लेगा, ये तो एक पेड़ रहेगा, ठीक है, ये एक पेड़ ही है ना। तो इस तरीके से आपको हाई वैल्यू यहाँ पे मिलती है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट का एग्जांपल दे सकते हो। मेडिसिनल प्लांट जैसे जैसे जटामासी लिख सकते हैं, जटामासी, और इसके साथ जटामासी, और आपको कोई मेडिसिनल प्लांट का नाम ध्यान आए लिख देना। फिर आप हॉर्टिकल्चर में यहाँ क्या उगा सकते हो, कीवी, कीवी का प्रोडक्शन चल भी रहा है, कीवी यहाँ पे उगा सकते हो। एप्पल तो होता ही है, ठीक। और हॉर्टिकल्चर में कीवी ये है, कीवी है, एप्पल है, और इसमें हम लिख सकते हैं बुरांस, रोडेंड्रॉन्स, अखरोट लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते लेना। जटामासी यहाँ पे कुटकी भी लिख लेना, है ना, कुटकी। तो एक तो आपने ये पॉइंट आपका लिखा है, लो वॉल्यूम है, हाई वैल्यू है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपका, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, अरे दूसरा पॉइंट क्या आएगा आपका, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, देखिए हाई वैल्यू। दूसरी है कि ऑफ सीजन, सीजन प्रोडक्टिविटी। प्लेन में आप जो भी फ्रूट्स उगाते हो, है ना, जो भी आप फ्रूट्स उगाते हो वो पहाड़ पे मतलब कुछ हद तक हो सकते हैं, लेकिन जो पहाड़ पे हो सकता है वो प्लेन में हो ही नहीं सकता। तो आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना, कि आप जो ऑफ सीजन, सपोज फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं,
ऐसे ही वेजिटेबल्स हैं, आप जो उगा सकते हो यहाँ पे वो डिफरेंट रहेंगी या फिर आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा एज़ कम्पेयर टू प्लेन। और पहाड़, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर पहाड़ी है, तो हमें पहाड़ आधारित अगर इन सबको डेवलप करना है तो वो सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वहाँ पे ही हो सकता है। तो हमारे पास प्लेन एरिया से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तीसरा, ऑर्गेनिक की डिमांड, और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं इस तरीके के अगर हम ये लगाते भी हैं तो इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। इवन यूरोप में आप देखो, न्यूजीलैंडी एप्पल इसके नाम से बिकता है ना, हर्शिल का एप्पल, तो एक ये इसका कारण है। चौथा हम लिख सकते हैं इसमें कि इसका जो अलाइनमेंट है अदर सेक्टर से, जैसे आपने सपोज एप्पल उगाया तो कोई उसको पैक करने के लिए चाहिए, आप उसको पैकिंग कर रहे हो, उसकी ब्रांडिंग कर रहे हो, तो एक यहाँ भी रोजगार का सृजन होगा। ऐसे ही आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से इसको जोड़ सकते हो। उसके साथ ही साथ अब जो नर्सरी वगैरह लगेंगी इनके लिए, तो उसमें भी तो लोग काम करेंगे, तो रोजगार भी बढ़ेगा। ऐसे ही माइग्रेशन कम हो जाएगा। ठीक, सरकार की भी इसमें स्कीम चल रही है। फॉर एग्जांपल आप देखो, MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, ठीक, ये है ये किसके अंडर आती है? PM संपदा के, जिसमें बोलती है सरकार कि हमें प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, मेगा फूड पार्क बनाने हैं, इन सब पे काम करना है, तो MIDH। दूसरा, सरकार क्या कर रही है? FPO को प्रमोट कर रही है कि आप अलग अलग किसान इकट्ठे हो और उसके बाद आप कृषि में इन सब चीज़ों में, बागवानी में काम करोगे तो ज़्यादा फायदा है, ये काम कर रही है। तीसरा आप समझो, तीसरा पॉइंट इसमें PM संपदा वैल्यू एडिशन, प्रधानमंत्री FMPE ऐसे करके स्कीम है ना, मीन्स वैल्यू एडिशन हमें बढ़ाना है ताकि जैसे बुरांस है उसका जूस बन जाए, तो अगर लोकल लेवल पे वहाँ पे उसके जूस वगैरह बन रहे हैं, सपोज आपके पास यहाँ पे बुरांस था, आपने इसका जूस बनाया, एप्पल था तो आपने इसको किसी और काम में लिया, सपोज कोई डिफरेंट तरीके का अचार ही बना दिया इससे। वैसे अचार बनता है क्या? नहीं बनता होगा, कुछ बनाया मतलब उससे, तो क्या होगा? आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगा। वैल्यू एडिशन होगा, ज़्यादा टाइम तक आप रख सकते हो, ज़्यादा दूर तक एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो ये इसके फ़ायदे रहेंगे। सरकार ने भी स्कीम स्टार्ट की है। और उत्तराखंड की मैं आपसे बात करूं तो उत्तराखंड में देखिए, यहाँ पर इधर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये रामगढ़ नैनीताल, यहाँ पे एक तरह से फ्रूट बेल्ट के रूप में डेवलप हो रहा है, फ्रूट बेल्ट। ऐसे ही आपका जो चमोली है, चमोली को भी हम एक क्लस्टर बना रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स का, ठीक, तो यहाँ भी काम चल रहा है और नीचे भी ये हो रहा है। तो उत्तराखंड का इस तरीके से आपको डायग्राम आपने डाल दिया। अब अगर चैलेंजेस पूछे तो चैलेंजेस देखिए, जो MSME है ना, लगभग उसमें जो चैलेंज है वही चैलेंज इसके हैं। पहला कि प्रोडक्शन रेगुलर नहीं है ना, अप डाउन चलता रहता है, क्योंकि हम जनरली रेनफेड एग्रीकल्चर है और उसमें रेन की डिपेंडेंसी कभी, अभी जैसे स्नोफॉल नहीं हुई है, कम हुई थी तो दिक्कत आ जाएगी, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी वेरी करती है। दूसरा, क्वालिटी का इशू है कि हम अगर प्रमोट भी करें, ब्रांड नेम लेके भी आए, तो उसमें क्वालिटी के कुछ इशू निकल के आते हैं, जिस वजह से अलग मार्केट में, जैसे यूरोपियन मार्केट है, उसमें एक्सेस हमारा सही से नहीं हो पाता। तीसरा, मानक जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स, कोई स्टैंडर्ड्स अभी फिक्स नहीं किए गए हैं, यह स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम है। चौथा, आप बोल सकते हो कि ब्रांडिंग की भी इशू है, ब्रांडिंग का इशू है, मार्केटिंग का इशू है, अच्छे से मार्केटिंग नहीं हो रही है। पांचवा, जो फार्मर है वो अभी ट्रेंड नहीं है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए, कि जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रही है उसके हिसाब से हमें कृषि करनी चाहिए, वो अभी लोगों को नहीं आता है। तो ये ऐसे ही आप लिख दो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर जो अलग एक्टिविटीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग है, उससे भी इसका लिंकेज अभी उतना नहीं हो पाया है। तो ये चैलेंज है, इसको आप एड्रेस करोगे तो आपका आंसर भी बन जाएगा और ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा।
हॉर्टिकल्चर जब भी आए ना यही लिख देना, ठीक, यही वाला आपको लिखना है इसमें। अब अगला है टूरिज्म लेड ग्रोथ इन उत्तराखंड इज इंक्रीजिंगली क्वेश्चनड ऑन सस्टेनेबिलिटी ग्राउंड क्रिटिकली एग्जामाइन। उसके बाद हम एमएसएमई में आ जाएंगे। एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर है और इकोनॉमिक प्लानिंग, पब्लिक फिनेंस, बजट, पॉवर्टी, माइग्रेशन, एनवायरनमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, हायर टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन एंड थैंक यू। ठीक है, चलिए एक एक करके इसको भी देखते हैं। टूरिज़्म पे आते हैं। सबसे पहले टूरिज़्म को अगर आपने देखना है तो इसको तो सिंपली आपने याद भी किया होगा। पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, क्या गिरा, आवाज़ आ रही है ना, चलिए ठीक है। सो पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए क्या है टूरिज़्म में, कि लास्ट ईयर लगभग 6 करोड़ टूरिस्ट आए थे उत्तराखंड। ठीक है, आपको अगर देखिए मैंने एक चीज़ बताई है कि ये 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी में ही आता है आपका क्या, टूरिज़्म। तो यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। कैसे आप लिख सकते हो, या तो आप पहले लिखो कि इन 2025 नियरली लगभग 6 करोड़ टूरिस्ट विजिट किए उत्तराखंड में, जिन्होंने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी की वजह से उत्तराखंड का जो सर्विस सेक्टर है लगभग 50% के आसपास शेयर करता है जीडीपी में। लिख दिया, कुछ याद नहीं करना, कोई रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन थी उसी से आपने लिख दिया। अब वो पूछ रहा है आपसे, क्रिटिकली एग्जामाइन कराना है आपसे ना, कि भाई उसके थोड़े पॉजिटिव बताइए, फिर आपको नेगेटिव बताने हैं, फिर इसके सॉल्यूशन बताना है, ठीक, और कंक्लूजन। तो आपका आंसर तो ऐसे ही बन गया। अगर वो 3 पेज का पूछ रहा है आपसे, है ना, यहाँ पे पेज की भी थोड़ी सी रहती है बच्चों को, तो चलिए एक पेज ये है, दूसरा ये है, 3 में पूछ रहा है तो 2.5 में ही लिखना है, 3 में नहीं लिखना है वरना छूट जाएगा। ठीक, ये 3 पेज है। अब इसी से चलिए देख लेते हैं क्या है। तो आपने यहाँ पे इंट्रो दिया, क्या है कि टूरिज़्म सेक्टर सर्विस सेक्टर का एक मेजर कंपोनेंट है जो उत्तराखंड की ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पिछले साल लगभग 6 करोड़ टूरिस्ट उत्तराखंड में आए, इतना लिखा। अब यहाँ पे ना हमें इसका फ़ायदा बताना है, क्योंकि क्रिटिकली एग्जामाइन है तो हमें पता है कि इसका पॉजिटिव लिखना है, कुछ पॉइंट नेगेटिव लिखने हैं, और फिर इसका कुछ सॉल्यूशन लिखने हैं, और फिर कंक्लूजन। तो 1 2 3 4 सेक्शन में आप डिवाइड कर लो इस क्वेश्चन को। तो पहले ही कि भाई मुझे पॉजिटिव लिखने हैं, टूरिज़्म एज कंट्रीब्यूटर आपने हेडिंग बनाया, ठीक। आपको पता है कि एक पॉइंट यहाँ आएगा, दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा, 3 पॉइंट लिखे तो पॉजिटिव ख़त्म। अब निगेटिव पे भी 3-4 पॉइंट लिखने हैं, तो टूरिज़्म एज चैलेंज, आपने चैलेंज लिख के बस यहाँ पे 1 पॉइंट लिखना, ठीक। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, 4 पॉइंट, 4 3 7 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लिखना वे फॉरवर्ड, या फिर व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपने 2-3 आपने विचार दिए, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे हिल इकोनॉमी और उसका रिलीजियस टूरिज़्म, इसको टूरिज़्म, ये टूरिज़्म, वो टूरिज़्म बढ़ावा देना है। आंसर यहाँ लाके ख़त्म कर दिया, पूरा पेज नहीं लिखना है, ठीक। अब 3 पेज पे लिख रहे हो तो ज़्यादा लिखोगे तो टाइम जाएगा। एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करो, तो आधा मतलब 1 पेज तो आपका गया यहाँ से। 3 पेज दिए थे ना उसने आपको परेशान करने के लिए, 1 पेज तो आपने डायग्राम, हेडिंग, इंट्रो इसी में निकाल लिया, फटाफट हो जाएगा ये काम। और दूसरा पेज आपने सिर्फ कंक्लूजन में निकाल दिया, बीच का ये पीछे छोड़ दिया, 2 पेज हो गए, 1 ही पेज लिखना है। अब लिखो आराम से इसको टाइम से। तो पहला इसका फ़ायदा क्या है, तो आप फ़ायदा लिख लोगे। इसका क्या फ़ायदा है, देखिए सर्विस सेक्टर का एक मेजर कंपोनेंट है, सर्विस सेक्टर 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इससे उत्तराखंड की जो जीएसडीपी है उसमें वृद्धि मिलती है, और लास्ट ईयर भी ग्रोथ रेट इसकी हाईएस्ट थी
ठीक, इतना लिखा। दूसरा आप पॉइंट लिखोगे कि इससे क्या फ़ायदा होता है और क्या फ़ायदा होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार, भाई अगर किसी के पास होम स्टे है, एग्जाम्पल बस इतना, होम स्टे, ठीक है, और लिख सकते हो टूरिस्ट गाइड, ठीक, रूरल एरिया, उन सब में भी फ़ायदा मिलता है। तीसरा पॉइंट आपने लिखा, इसकी वजह से आप अच्छी अच्छी रोड बनाते हो, तो रोड, हेली सर्विस, हेली सर्विस देते हो ना, तो कनेक्टिविटी करते हो, तो रीजनल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ता है। ये पॉइंट लिखा आपने। अब यहाँ पे आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 चैलेंजेस लिखने हैं। तो टूरिज्म के ना, टूरिज्म से TOURISM, इसी से लिख दो, है ना। कैसे लिखोगे। पहला कि उत्तराखंड में जो टूरिज्म है वो मास टूरिज्म है, मास टूरिज्म है, जबकि होना क्या चाहिए, सस्टेनेबल टूरिज्म। कि उत्तराखंड में सस्टेनेबल टूरिज्म की जगह मास टूरिज्म है। उदाहरण के लिए कि भाई 6 करोड़ लोग आए थे ही पिछले साल, हाईएस्ट है एवर। दूसरा, ओवर यूटिलाइजेशन, जैसे कैरिंग कैपेसिटी, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, कुछ सिटीज़ की कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर टूरिस्ट चले जाते हैं, है ना। मसूरी में कितने लोग रहते हैं, उससे कितने ट्रिपल चौगुना उससे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। नैनीताल में भी यही हाल है। तो कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसे ही आर, आर से हम क्या लिख सकते हैं, रिस्क ऑफ डिज़ास्टर। डिज़ास्टर के रिस्क रहते हैं, बरसात के टाइम पे कुछ लैंडस्लाइड ये सब हो जाए, तो उससे टूरिज़्म ये पूरा एक तरह से प्रमोट नहीं होता, और एकदम से इसमें डाउनफॉल भी आ जाता है, आ सकता है, वेरिएबिलिटी है। ऐसे ही सीजनल टूरिज़्म है, सीजनल टूरिज़्म, ठीक। सीजनल टूरिज़्म कि एक तरफ तो जब बहुत कम टाइम रहता है, मीन्स अभी जून की छुट्टियां होंगी, जून, मई, जून, जुलाई, भयंकर भीड़ रहेगी हर जगह, और उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक लगभग ऑफ सीज़न रहता है, भीड़ उतनी नहीं रहती, फिर न्यू ईयर पे जाके लोग पहुंचते हैं, तो कम टाइम में ज़्यादा लोग आ जाते हैं, उस वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक। फिर आई से इशू है ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, जो उत्तराखंड का कल्चर है उसका एक तरीके से वे वजह के कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है, व्यापारीकरण हो रहा है, ये एक चैलेंज है। और आप एम, एम से क्या लिख सकते हैं, एम से क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट भी आना चाहिए ना इसमें। एम से लिख लो यार कि मेल्टिंग ग्लेशियर, है ना, मेल्टिंग ग्लेशियर। अब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जो आप टूरिज़्म वहाँ पे बढ़ा रहे हो धीरे 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 ज़्यादा, तो रिवर ये सब जब पानी ही कम हो जाएगा, इसका इशू हो जाएगा, तो उस वजह से जो आपका एडवेंचर टूरिज़्म है या फिर अदर टूरिज़्म है उसको भी, या रिलीजियस टूरिज़्म है, देव प्रयाग है, पानी वहाँ पे कम हो जाएगा, जल कम हो जाएगा, तो इशू आएंगे ना। तो क्लाइमेट चेंज का भी एक इशू है। इस यू से क्या लिखोगे आप, पोल्यूशन, कुछ जम नहीं रहा, पोल्यू, यू, पोल्यूशन, पोल्यूशन के इशू है, वेस्ट का इशू है, ठीक, वेस्ट जनरेशन। इतना आपने लिखा, इसमें से 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिख दो कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, तो ये है, ये है, तो ये है, ठीक है, इस तरीके से। अब वे फॉरवर्ड आपको लिखना है तो यहीं से लिखो ना, क्या ज़रूरत है, हमें कुछ अलग से नहीं बनाना। इसी को याद करो कि हमें मास टूरिज्म नहीं, सस्टेनेबल टूरिज्म पे ध्यान देना पड़ेगा, इको टूरिज्म, इन सबको और ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक। ऐसी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिसाइड करनी पड़ेगी, और जो जितने भी टूरिस्ट जा रहे हैं उसका पहले से ही पंजीकरण करके हमें कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर बंद कर देना होगा, ठीक। पोल्यूशन का इशू है तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें और ज़्यादा साइंटिफिक प्रोसेस लगानी पड़ेगी, ताकि जो वेस्ट जनरेशन है उससे ज़्यादा हम उसको डिकम्पोज कर पाए। ऐसे ही रिस्क ऑफ डिज़ास्टर, तो इसके लिए सरकार ने भी किया है कि लगभग 4 धाम जो यात्रा है उसको पूरा रेगुलर कर दिया है, ऑल वेदर कर दिया है, सीजनल नहीं है। अब आप जो जैसे भगवान केदारनाथ हैं, वो केदारनाथ से ऊखी मठ में आ जाते हैं 6 महीने के लिए जब बर्फ़ पड़ती है,
तो बोलती है सरकार कि वहाँ जाके आप दर्शन कर लो। ऐसे ही मुखवा, गंगोत्री, ठीक है, बद्रीनाथ का ज्योतिर्मठ, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। रिस्क ऑफ क्या था फिर, कॉमर्शलाइजेशन, सीजनल टूरिज्म, तो सीजनल को हमें पेरिनियल बनाना पड़ेगा, 12 महीने 12 मासी बनाना पड़ेगा, और क्लाइमेट रेजिलियंस भी लानी पड़ेगी। इस वजह से या इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, बना लोगे ये क्वेश्चन। टूरिज्म का बना कंक्लूजन में, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूरिज्म, इस तरीके से अपना आंसर बना दो बस, है ना। स्मार्टनेस तो वही है कि कम पढ़ा है, उसके बाद लिख के आओ, ज़्यादा पढ़ के क्या ही करोगे। अब क्या पूछ रहा है, कॉटेज और हैंडीक्राफ्टिंग इंडस्ट्री, ऐसे ही पूछ रहा है आपसे, छोटी इंडस्ट्री क्यों अच्छी है, एमएसएमई हो रही है। तो मतलब यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपका पक्का ही है, आ ही जाएगा, आने ही वाला है, तैयार रहना इसके लिए अच्छे से। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, तो इन दोनों को हम एक साथ देखते हैं। उसके बाद क्या है अपना, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये बजट वाला है ना। चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है पहला, एमएसएमई क्यों सुटेबल मानी जाती है लार्ज इंडस्ट्री से। तो आप इसका इंट्रोडक्शन या तो एमएसएमई से दे दो, या फिर एक बार आप ऐसे लिख दो कि उत्तराखंड में जो प्लेन रीजन है इज डोमिनेटेड बाय हैवी इंडस्ट्री लाइक फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, but in hilly region there is a issue of large scale industrialization due to terrain, so MSME is a better available option। इस तरीके से कुछ भी तरीके से आप यार लिख सकते हो, ठीक है। आप MSME का इसमें कंट्रीब्यूशन लिख दो कि MSME हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, ठीक, उससे इतने ज़्यादा रोजगार सृजन होते हैं और हम एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं, इसलिए एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है स्पेसिफिक टू हिल इकोनॉमी। इस तरीके से लिखो। अब क्यों ये अच्छा है, तो आपको एमएसएमई को अच्छा बताना है पहाड़ के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन की जगह या लार्ज इंडस्ट्री के रिप्लेसमेंट के तौर पे। तो आपको सिंपली क्या, पहली चीज़ उत्तराखंड की ज्योग्राफी, कि भाई ऊपर ये टेरेन जो है बहुत हिली है, पहाड़ी एरिया है। अब यहाँ पे आप बड़े उद्योग लगा ही नहीं सकते हो, बड़े उद्योग लगाओगे नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो ये वैसे ही पिछड़ जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि यहाँ की जो हिल इकोनॉमिक स्पेसिफिक जो डिमांड है एमएसएमई की, सपोज हैंडीक्राफ्ट है ना, हैंडीक्राफ्ट और जो भी लघु और कुटीर उद्योग है वो आप लगा सकते हो, वो यहाँ पे हिल इकोलॉजी, इकोनॉमी, उसके बीच में एक समन्वय या फिर सस्टेनेबिलिटी बना के रखते हैं, ठीक। दूसरा हम लिखेंगे ज्योग्राफी के बाद इसी का पॉइंट है कि रिसोर्स में क्या है कि यहाँ पे लोकली रिसोर्स अवेलेबल भी हैं, जैसे रिंगल लकड़ी है ना, वुड आपका, और यहाँ पे एग्रो प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं, तो आप आराम से उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हो, कुछ बना सकते हो, टोकरी वगैरह। तो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। जबकि बड़े उद्योग यहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इतने छोटे छोटे काम में नहीं लगेंगे। रिसोर्स है तीसरा, ज्योग्राफी, रिसोर्स और एनवायरनमेंट। जो बड़े उद्योग हैं वो देखिए पॉल्यूशन करेंगे, पॉल्यूशन है तो उत्तराखंड की जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। एमएसएमई थोड़े से इको फ्रेंडली होते हैं, रिलेटिवली कम पॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे बेस्ट सुटेबल है, ठीक। ऐसे ही आप चौथा पॉइंट लिखो इकोनॉमिकली, कि बड़े उद्योग में आपको पैसे ज़्यादा लगाने हैं, जबकि एमएसएमई में कम पैसे में भी आप यहाँ लगा सकते हो और रोजगार का सृजन कर सकते हो। पांचवा पॉइंट कि जो एमएसएमई है ये लेबर इंटेंसिव है, और पहाड़ में यहाँ पे ऊपर लोग अवेलेबल हैं ही, क्योंकि ऊपर काम तो इतना है नहीं, तो आपको लेबर मिल जाएगी, आराम से आप काम कर सकते हो, और जो पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसको भी आप
यहाँ से सोल्व कर सकते हो एमएसएमई। ठीक, देन एक तो एमएसएमई ये हुआ, ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इकोनॉमी, एमएसएमई, लेबर और ग्रोथ। जो ग्रोथ है वो एक तरीके से डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि देखिए, आप अगर यहाँ पे एक उद्योग लगाते हो तो आप फिर चाहोगे कि ये आसपास की रीजन को फ़ायदा प्रोवाइड करे, ठीक है, इसका विकास हो जाएगा, फिर ऐसे ही इसका विकास हो जाएगा यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री लगी तो। लेकिन इसके बाद भी ये प्रॉब्लम रह जाती है कि ये ना ड्रेन कर लेता है रिसोर्सेज को। तो उस लिए फिर बोला कि भाई इसको नहीं, हमें डिसेंट्रलाइज ग्रोथ की तरफ चलना पड़ेगा, कि हमें बड़े उद्योग नहीं लगाने। ये फेल हो चुका है मॉडल। हम फेल मतलब कैसे, आप समझो, पहले क्या होता था ना, जब देश आज़ाद हुआ तो हमने सोचा कि हम एक सेंट्रलाइज प्लानिंग रखते हैं कि दिल्ली का विकास करेंगे, है ना। आपने पढ़ा होगा यार इकोनॉमी में कि हम क्या करेंगे, दिल्ली का विकास करेंगे तो आसपास का एरिया डेवलप हो जाएगा। दूसरा, कोलकाता का करेंगे तो इधर वाला एरिया डेवलप, चेन्नई का करेंगे तो ये डेवलप, और मुंबई का करेंगे तो ये वाला रीजन डेवलप। तो हुआ क्या कि ये बड़े सिटी डेवलप तो हुए, लेकिन ये आसपास की जो छोटी सिटीज़ थे उनको खा गए, है ना। कहीं पे कोई लोग रहते हैं, वो यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ चले गए, बड़ी सिटीज़ में रहने लगे। तो जो छोटे शहर थे वो लगभग हाशिए पे चले गए, वहाँ पे विकास बहुत कम हुआ, नहीं हुआ ग्रोथ। आज़ादी के बाद से इंडिया में कोई नया टाउन निकल के आया ही मीन्स नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई नया टाउन बड़ी सिटी में कन्वर्ट हुआ हो, नहीं हुआ है। जो थे बस यही थोड़े से एक्सपेंड होते चले, कि दिल्ली है तो एनसीआर थोड़ा सा डेवलप हो गया, इधर थोड़ा सा अहमदाबाद वाला रीजन, बट ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ। तो उसके लिए फिर बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन पे हमें ध्यान देना है, कि छोड़ दो दिल्ली मुंबई ये सब, जो विकास है, अगर मेरठ है तो मेरठ में भैया, मेरठ में ही आप इंडस्ट्री लगाओ, हम यहाँ से मेट्रो की कनेक्टिविटी या रेल की कनेक्टिविटी दे देंगे, ताकि आप वहाँ जो मेरठ है उसको विकसित कर पाओ। लखनऊ को विकसित करो, नोएडा, जेवर उसको विकसित करो, ऐसे ही अहमदाबाद, धोलेरा, राजकोट, सूरत, जयपुर, नीचे भोपाल, इंदौर, इन सबको मीन्स अलग अलग डिसेंट्रलाइज हमें ग्रोथ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मॉडल रहा है ये ग्रोथ पहुंचा नहीं पाया है गांव तक। इवन गांव और ख़त्म हो गए इसकी वजह से, क्योंकि पलायन इतना हुआ है। तो अब यहाँ भी देखिए, आप छोटे 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 उद्योग लगा दीजिए इस तरीके से, ये इतना फ्रेगमेंटेड, तो ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन छोटे 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 हैं, तो यहाँ की लोकल लोगों को आराम से रोज़गार दे सकते हैं। यही है डिसेंट्रलाइज ग्रोथ। अब क्वेश्चन क्या था आपका, ये था ना, क्यों सुटेबल है लार्ज इंडस्ट्री की कंपैरिजन में। तो भैया इसलिए सुटेबल है बस, अब इसमें और कुछ मत लिखना, इतना ही पूछा गया है, इसको लिख दो बस। अब कंक्लूजन में आपको लिखना है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लेन एरिया, जैसे उत्तराखंड में 14% है, वहाँ पे है। हरिद्वार का एग्जाम्पल लिखो, पंतनगर लिखो, कुछ प्लांट्स लिख दो फार्मा का, इन सब का, तो वहाँ पे है लार्ज इंडस्ट्री अच्छी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। और पहाड़ पे हमें ये हिल सेंट्रिक मॉडल एमएसएमई के थ्रू डेवलप करना है और इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, ठीक है। इस तरीके से लिखो, ठीक है। अब आगे, चैलेंज फेस्ड बाय कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन उत्तराखंड एंड सजेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, पहला मैंने आपको कराया इसके फायदे 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 की बात, ये दूसरे में चैलेंजेस चैलेंजेस, अब तीसरे में इवेलुएट करा रहा है। तो इवेलुएट ये आप करोगे, मैं इसको अभी कराता हूँ आपको, ठीक। चैलेंज देखते हैं क्या है कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उत्तराखंड में, उसके फिर हमें मेजर्स सुझाने हैं, है ना। तो सबसे पहले एमएसएमई का रोल आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन आप लिख लोगे, ये कितने % योगदान देती है जीडीपी में, वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ठीक है, ये सब आपको पता है। अब वो पूछ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है एमएसएमई में, फिर उसका सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम मतलब हम पेन, परेशानी, है ना, पेन क्या है इसमें, 4 पॉइंट निकल जाएंगे यहाँ से। और फिर इसका क्या करना चाहिए, तो गेन, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। अब पी क्या है, ये है पुअर मार्केट, कि मार्केटिंग बहुत पुअर है, या फिर उत्तराखंड में देखिए हैंडीक्राफ्ट एमएसएमई यहाँ बन रही है, मार्केट नीचे है, तो इसका इशू है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। दूसरा एक्सेसिबिलिटी, कि आप सामान यहाँ से तो नीचे बेच नहीं सकते हो, आप किसी मिडिल मैन को वहाँ पे लोकली बेचते हो,
तो मिडिल मैन आपको रेट नहीं देता, आपका एक्सप्लॉयटेशन करता है और आपको पैसे कम मिलते हैं, मेहनत ज़्यादा लगती है। तो एमएसएमई उतनी अच्छी डेवलप इस वजह से नहीं है। दूसरा, इनोवेशन की प्रॉब्लम है। इनोवेशन, अब इनोवेशन क्यों? क्योंकि देखिए इनोवेशन आजकल क्या है, उत्तराखंड या फिर कहीं भी आप ऊपर पहाड़ पे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बन रहे हैं। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की एक तो डिमांड ही बहुत लिमिटेड है ना, ऐसे कोई ज़्यादा डिमांड तो है नहीं, कोई लोग जाते हैं घूमने तो ले आते हैं, तो उसकी एक तो डिमांड कम है, तो हमें इनोवेशन करनी पड़ेगी ताकि इसकी डिमांड बढ़ पाए। दूसरी इसमें प्रॉब्लम है कंपटीशन। अब बाकी एरिया में जो प्रोडक्ट है वो किस चीज़ से बनते हैं, एक सेकेंड, बाकी एरिया में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो मशीन से बन रहे हैं, मशीन वाले प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। अब उन सस्ते प्रोडक्ट का आप कंपैरिजन यहाँ की जो लोकली हैंडमेड प्रोडक्ट है उससे कंपटीशन नहीं हो सकता, हैंडमेड प्रोडक्ट है ना। फॉर एग्जांपल आप इधर से उठा लो, क्या है एमएसएमई, अगर आपको लोकली कुछ लिखना है तो एपन आर्ट, इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है, रिंगल वुड, ठीक, ये एक दो आप एग्जांपल लिख सकते हो हैंडीक्राफ्ट वगैरह के, ठीक। तो पुअर मार्केट है और मिडिल मैन, इनोवेशन में ट्रेडिशनल है, ऊपर से कंपटीशन बहुत है। और एन क्या है, फिनेंस, नो फिनेंस, पैसे नहीं है भाई, क्रेडिट का इशू है, ऊपर से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं भाई, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके पॉइंट हो गए, आराम से आप लिख लोगे। एमएसएमई पे जब भी आएगा यहाँ से लिख दो, ठीक। फिर करना क्या है हमें, कि हमें जीआई टैगिंग करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की। जीआई टैग कर देंगे तो उसकी एक लोकली पहचान हो जाएगी, पहचान होगी तो फिर उसको मार्केट का एक्सेस मिल ही जाएगा। अब मार्केट फिर भी नहीं आ रहा है, हमें एक्सेसिबिलिटी ये बढ़ानी थी, तो इसके लिए हम अमेज़ॉन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, फ्लिपकार्ट, इन ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट से टाई अप करके सरकार भी इनके प्रोडक्ट बेच सकती है, भिजवा सकती है, ठीक। ऐसे ही इनोवेशन हमें करनी पड़ेगी, हमें कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें इनोवेशन, डिज़ाइनिंग, और जैसे NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप सिखाइए लोगों को, वो सीख के आएंगे, यहाँ काम करेंगे, उसकी ब्रांडिंग होगी, बाहर सामान जाएगा तो एक अलग पहचान बनेगी, इनोवेशन आएगी, ठीक। अब ये जो नो फिनेंस था, तो हम इस फिनेंस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, सरकार सब्सिडाइज रेट पे, MSME पॉलिसी भी है, हाउस ऑफ हिमालय इनिशिएटिव है, हाउस ऑफ हिमालय MSME की पॉलिसी है। तो ये सब क्या है, हम प्रमोट करना चाह रहे हैं MSME को। हम क्लस्टर बनाएंगे, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, इस तरीके से हम MSME को बहुत अच्छे से रिवाइव कर लेंगे। ये हो जाएगा। इसको आपने लिखना है, इफेक्टिवनेस क्या है रीसेंट MSME और इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन प्रमोटिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। पढ़ के लिखो, कहीं से भी लिखो, इसको आपको तैयार करके खुद से लिखना है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन उत्तराखंड रिक्वायर हिल स्पेसिफिक प्लानिंग अप्रोच, रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम और इनएडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आपका आता है इकोनॉमिक प्लानिंग, पब्लिक फिनेंस, इकोनॉमिक पॉवर्टी, हेल्थ केयर।